हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ गए हूं। आज के सारे क्वेश्चंस हैं गायनिकोलॉजी से लिए गए हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीएचए, एमओएच, हार्ट, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनएचआरए, प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो चलते हैं हम आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज की क्लास के अंदर जाने से पहले से हम लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए। ए नर्स केयर फॉर ए क्लाइंट हु रिपोर्ट्स सडन मिड एक्सटर्नल चेस्ट पेन, व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन टेक प्रायोरिटी। तो उसमें अपना करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन डी, ऑब्टेन द क्लाइंट्स वाइटल साइंस। ऐसे वाले कंडीशन में हम सबसे पहले वाइटल साइंस लेंगे। क्लियर। चलो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, a mother's class about communicable disease is conducting in a primary care clinic. The mother asked about the difference between the German measles and measles. Which of the following is the nurse's best response regarding measles characteristics? ऑप्शन देखिए, ए नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ऑप्शन बी characteristics of red rash is in extremities. Option C rash on the trunk with pruritus. Option D Koplik spot and high fever। एक मदर है, मदर्स की क्लास ली जा रही है, मदर्स के ग्रुप की क्लास ली जा रही है। कहाँ, किसके ऊपर? कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। कहाँ पे कंडक्ट हो रही है? प्राइमरी केयर क्लिनिक में, प्राइमरी केयर सेंटर के अंदर एक क्लास कंडक्ट की जा रही है मदर्स को, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया जा रहा है। एक मदर है, उनमें से एक मदर है जो पूछ रही है कि डिफरेंस बिटवीन जर्मन मीजल्स एंड मीजल्स, मीजल्स एंड जर्मन मीजल्स के ऊपर डिफरेंस क्या है इनमें दोनों में। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स रिगार्डिंग मीजल्स करेक्टरिस्टिक्स। ओनली इसमें पूछा है मीजल्स के करेक्टरिस्टिक पूछे हैं। ओके, जो जर्मन मीजल्स में नहीं मिलते, ओनली मीजल्स में मिलते हैं, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इसमें। ठीक है, ये पूछा गया है सऊदी एमओएच में, कुवैत एमओएच में, डीएचए में, ओएमएसबी में। इन चारों एग्जामों में पूछा गया जुलाई मंथ में। इन चारों एग्जामों में जुलाई मंथ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए मीजल्स के करेक्टरिस्टिक क्या है? मीजल्स के करेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ पे जर्मन मीजल्स के नहीं पूछे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और डायरेक्ट साफ साफ लिखा है रिगार्डिंग मीजल्स करेक्टरिस्टिक्स, मीजल्स करेक्टरिस्टिक बोला है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी, कॉप्लिक स्पॉट एंड हाई फीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। ए कपल आस्क द नर्स विच ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन दे शुड डू फॉर इनफर्टिलिटी डायग्नोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द प्रॉपर नर्सेस रेस्पॉन्स। ऑप्शन देखिए, ए सीरम प्रोजेस्ट्रॉन। ऑप्शन बी हिस्ट्रो साल्पिंजोग्राम। ऑप्शन सी एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ऑप्शन डी सीमेन एनालिसिस। एक कपल है, एक कपल है जो नर्स से क्या पूछ रहा है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर इनफर्टिलिटी डायग्नोसिस। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ फर्टिलिटी डायग्नोसिस क्या होता है? तो इसमें नर्स क्या, प्रॉपर नर्सेस रेस्पॉन्स क्या होगा, ये पूछा है। ये भी सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है जुलाई मंथ में। तो बताइए, देखिए सबसे पहला फर्स्ट इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन है, इन्फर्टिलिटी डायग्नोसिस के लिए फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है सीमेन एनालिसिस। ओके,
यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर प्रिवेंटेड बाय एमएमआर वैक्सीन। ऑप्शन देखें, ए मम्स मीजल्स जर्मन मीजल्स, ऑप्शन बी मम्स मीजल्स स्कारलेट फीवर, ऑप्शन सी मम्स मीजल्स रोटावायरस, ऑप्शन डी मम्स मीजल रेबीज। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिवेंटेड बाय, कौन सी डिजीज है प्रिवेंटेड बाय एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर वैक्सीन से कौन सी डिजीज है जो प्रिवेंट होती हैं, बताइए। कोविड एमओएच एनएचआरए और एमओपीएच और हाथ के एग्जाम में ये आया है जुलाई मंथ में। तो एमएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, इसी से पता लगेगा। मीजल्स मम्स रूबेला, किस किस को प्रिवेंट करेगा ये, मीजल्स को करेगा, मम्स को करेगा एंड रूबेला को करेगा। लेकिन इसके अंदर रूबेला तो कहीं पे है ही नहीं नाम। लेकिन अब ऑप्शन ए देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मीजल्स है, मम्स है एंड जर्मन मीजल्स है, रूबेला तो नहीं है लेकिन कोई और भी डिजीज नहीं है। तो यहाँ पे अपन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि यहाँ पे मीजल्स मम्स रूबेला तीनों होता किसी ऑप्शन में तो प्रायोरिटी उसको देते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे रूबेला का नाम ही नहीं है तो वहां पे प्रायोरिटी देंगे ए को, मम्स मीजल्स एंड जर्मन मीजल्स। क्लियर। Next question 4 number. Which of the following statement by the nurse describe the effect of clomid as an ovulation inducing drug? Option देखें, A. It increase the risk of multiple pregnancy. Option B. Maximum dose is 50 mg daily for a month. Option C. Give for the first 15 days in each cycle. Option D. It increase the risk of birth defects. कौन सा स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि जो नर्स देगी किसके लिए, इफेक्ट ऑफ क्लोमिड के लिए। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है किसका इफेक्ट ऑफ क्लोमिड एज एन ओवेलिन इंड्यूसिंग ड्रग। कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि क्लोमिड है वो ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग है, ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग है। कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से जो इंडिकेट करता है ये चीज को, बताइए। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है, एनएचआरए में आया है। जुलाई मंथ में कौन सा स्टेटमेंट है जो इसको डिस्क्राइब करता है कि क्लोमिड है वो ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग है। तो इनमें से करेक्ट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन ए, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। ये मल्टीपल प्रेगनेंसी के रिस्क को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए 30 वीक ऑफ जेस्टेशनल प्री टर्म इज एडमिटेड टू द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट 2 hours ago. The neonate starts to have grunting, tachypnea, and nasal flaring. Which of the following should the nurse recognize with regard to the above sign and symptoms? Option देखें, this is not significant unless become cyanosis. Option B, a neonate has respiratory distress syndrome. Option C, it normally within 24 hours after birth. Option D, neonate has pro hypoglycemia। 30 वीक का जेस्टेशनल एज है, ठीक है, प्री टर्म बेबी हुआ है, वो कहाँ पे न्यूनेटल इंटेंसिव केयर एनआईसीयू के अंदर है 2 घंटे से, ठीक है ना। नियोनेट ने स्टार्ट किया है ग्रंटिंग। ग्रंटिंग होता है एक नॉर्मल साउंड होती है, बच्चा जब सो जाता है, नींद में होता है, स्लीपिंग के टाइम पे एक साउंड क्रिएट करता है, साउंड निकलती है उसके, वो ग्रंटिंग बोलते हैं। उसके साथ साथ क्या टेकिपीनिया है एंड नेजल फ्लैरिंग है। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स रिकॉग्नाइज विद द
रिगार्ड ऑफ अबाउट साइन एंड सिम्टम, इन साइन एंड सिम्टम के आधार पर नर्स है क्या रिकॉग्नाइज करेगी कि क्या प्रॉब्लम है इसको, बताइए। कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, हाथ के एग्जाम में और एनएचआरए में आया है। बताइए क्या नर्स क्या रिकॉग्नाइज करेगी इनको, देखिए नर्स रिकॉग्नाइज करेगी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के सिम्टम है, ये साइन सिम्टम किसके हैं, नियोनेट हैज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ओके, क्योंकि टेकिपीनिया है एंड नेजल फ्लैरिंग है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर fetal hypoxia during labor, ऑप्शन देखें, ए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ऑप्शन बी सर्वाइकल एफेसमेंट, ऑप्शन सी डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन डी फेटल डिस्ट्रेस डिसेंट। कौन सा फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है फीटल हाइपोक्सिया ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान कौन सा फैक्टर है मोस्टली इफेक्ट करता है फीटल हाइपोक्सिया को, मोस्टली फैक्टर कौन सा जो क्रिएट करता है फीटल हाइपोक्सिया, कौन सा फैक्टर है इनमें से, ये पूछा है। ये सऊदी एमओएच में पूछा गया है, कुवैत एमओएच में पूछा गया है, डीएचए में पूछा गया और हाथ के एग्जाम में पूछा गया है जुलाई मंथ में। तो कौन सा वेक्टर है जो मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होता है फीटल हाइपोक्सिया के लिए, तो वो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए 18 month old child is seen in the vaccination clinic to get his regular vaccine, which of the following vaccine should be given to this infant, ऑप्शन देखिए, ए मीजल वैक्सीन, ऑप्शन बी बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। 18 मंथ पे, इसमें डायरेक्ट पूछा है कि 18 मंथ पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है। 18 मंथ का बच्चा है जो वैक्सीनेशन क्लिनिक में आया है रेगुलर वैक्सीन के लिए, तो इसमें पूछा है कि कौन सी वैक्सीन है जो इन्फेंट को दी जाएगी, यानी कि 18 मंथ पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए की मिडवाइफ में आया है, मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, खाद के एग्जाम में आया है, ओएमएसबी में आया है। तो बताइए कौन सी वैक्सीन है जो 18 मंथ पे देते हैं बच्चे को, 18 मंथ पे दी जाने वाली वैक्सीन कौन सी है, 18 मंथ पे देते हैं हेपेटाइटिस ए, ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, a woman asked the nurse about side effect of oral contraceptive, which of the following should be the proper nurse's response, ऑप्शन देखें, ए इंक्रीज लिबिडो, डिक्रीज ब्रेस्ट साइज एंड डायरिया, ऑप्शन बी नोजिया, फ्लूइड रिटेंशन एंड वेट गेन, ऑप्शन सी why do you ask look at the benefits, option D are you concerned about something। एक वुमन है, वो नर्स को पूछती है साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट पूछती है, तो नर्स का प्रॉपर रेस्पॉन्स क्या होगा ऐसे वाली कंडीशन में, ऐसी वाली कंडीशन में नर्स का प्रॉपर रेस्पॉन्स क्या होगा। सऊदी एमओएच की जो मिडवाइफ की एग्जाम होती है उसमें आया है ये, डीएचए में आया है, डीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, एमओपीएच में आया है और हाथ की एग्जाम में भी पूछा गया था ये जुलाई मंथ में। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट क्या है,
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट है नोजिया, फ्लूड रिटेंशन एंड वेट गेन इज ए नॉर्मल साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए फुल टर्म मेल इन्फेंट वाज बोर्न एट 39 वीक जेस्टेशनल एंड वेट इज 4300 grams by cesarean section of a 35-year-old mother with gestational diabetes. The mother did not follow the antenatal care schedule until delivery. Heart rate is 110 by per minute, or respiration rate is 55. Temperature is 36.8 degree centigrade. Which of the following the infant is more liable to immediately after birth? ऑप्शन देखें, ए हाइपोइंसुलिमिया, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी हाइपोटोनिया। एक फुल टर्म मेल है जो 39 वीक पे जेस्टल एज पे डिलीवर हुआ है, उसका वेट है 4300 ग्राम्स। किसके थ्रू हुआ है? सिजेरियन सेक्शन से हुआ है। एक मदर की एज है 35 ईयर्स एंड साथ में मदर है वो जेस्टेशनल डायबिटीज है। मदर ने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिया है एंटीनेटल केयर के अंदर। जो भी डिलीवरी के दौरान जो भी डिस्क्राइब किया गया था, कोई प्रिकॉशन डिस्क्राइब किए गए थे, कुछ भी प्रिकॉशन नहीं लिया है। इसके अंदर हार्ट रेट आ रहा 110, रेस्पिरेशन 55 आ रहा, टेम्परेचर आ रहा 36.8। तो इसमें पूछा है कि इन्फेंट है मोर लाइबल टू इमीडिएट आफ्टर बर्थ, इनकी बच्चा जन्म लेते ही किस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए सबसे ज्यादा, ये पूछा है। किस चीज के लिए लाइबल रहेगा? ये सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, डीएचए मिडवाइफरी में आया है, ओएमएस भी में आया है। तो बताइए किसके लिए मोर मोर लाइबल रहेगा इमीडिएट आफ्टर बर्थ? इमीडिएट आफ्टर बर्थ मदर है वो क्या है, जेस्टेशनल डायबिटिक है, तो ऐसे वाली कंडीशन में मोर चांसेस होते हैं कि बच्चे का ग्लूकोज लेवल डाउन मिले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के। ओके, और यदि इसके रिगार्डिंग सेम क्वेश्चन ये दे के पूछ ले आपको कि इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, सेम कंडीशन दे दी है और वो वहां पे पूछ लिया हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो वहां पे होगा एज सुन एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, बर्थ के बाद एज सुन एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग इज नेसेसरी, जो प्रिवेंट करता है हाइपोग्लाइसीमिया से। ओके, ये भी पूछा गया था। Next question 10 number. A multiparous woman in labor, cervical dilation was 7 centimeter 2 hours ago, states that she feels urge to move her bowels. Which of the following is the best nursing action? Option देखें, A. Let the woman go to the bathroom. Option B. Allow the woman to use bedpan. Option C. Perform vaginal examination. Option B. Assess fetal heart rate. एक मल्टीपेरस मदर है, मल्टीपेरस वुमेन है, लेबर में है, जिसका सर्वाइकल डायलेशन 7 सेंटीमीटर था 2 घंटे पहले। 7 सेंटीमीटर था 2 घंटे पहले, लेकिन अभी वो पेशेंट है वो फील कर रहा है अर्ज टू मूव हर बाउल्स। तो ऐसी वाली कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट नर्सिंग एक्शन, ऐसी वाली कंडीशन में बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ये पूछा है। ये कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है, एमओपीएच में आया है, एनएचआरए में आया है जुलाई मंथ में, और इसी मंथ आया है डीएचए की मिडवाइफ में। इसी मंथ डीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो बताइए बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगी? देखिए 2 घंटे पहले 7 सेंटीमीटर डायलेशन था, तो ऐसे वाले कंडीशन में अब भी पेशेंट है वो फील कर रहा है अर्ज टू मूव हर बाउल्स। तो ऐसे वाले कंडीशन में वेजाइनल एग्जामिनेशन करना इज मस्ट। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट एक्शन ऑफ नर्स होगी वो होगी परफॉर्म वेजाइनल एग्जामिनेशन, पीवी करेंगे उसको। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ए मदर ऑफ एन इन्फेंट विद spastic cerebral palsy CP asked the nurse if her infant will have mental impairment in the future. Which of the following is the appropriate in the future? ऑप्शन देखें, ए cognitive impairment are limited to children with a combination of epilepsy and CP. Option B, only children who are dyskinetic and ataxic CP will exhibit cognitive impairment. Option C, all children with CP regardless of the type will score more than 70 in the IQ test. Option D, approximately 30% to 50% of children with CP will exhibit mental impairment. पूछा कि एक मदर है, उसके बच्चे को क्या है, बच्चा स्पेस्टिक सेरेब्रल पाल्सी है, बच्चे को क्या है, सेरेब्रल पाल्सी है। वो नर्स से पूछती है कि इन्फेंट है, उसको मेंटल इम्पेयरमेंट तो नहीं होगा फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर के अंदर कुछ कोई मेंटल इम्पेयरमेंट तो नहीं होगा। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट इन फ्यूचर, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो अप्रोप्रिएट है फ्यूचर के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएच में पूछा गया है, कुवैत एमओएच में पूछा गया है, ओएमएसबी में पूछा गया, डीएचए में पूछा गया और हाद में भी पूछा गया है, ये जुलाई मंथ में। तो अप्रोप्रिएट इन फ्यूचर क्या होगा, इसमें कौन सा सेंटेंस है जो अप्रोप्रिएट रहेगा फ्यूचर के लिए, तो वो होगा ऑप्शन डी, अप्रोक्सीमेटली 30 to 50% चिल्ड्रन विल बी सीपी विल एक्सिबिट मेंटल इम्पेयरमेंट। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट दैट द प्लेसेंटा हैज सेपरेटेड फ्रॉम द यूट्रस एंड इज रेडी टू बी एक्सपेल्ड। ऑप्शन देखिए, ए umbilical cord going back into the vagina. Option B, relaxation and softening of the uterus. Option C, descent of the uterus in the abdomen. Option D, appearance of a gush of blood. इससे पूछा कौन सा इंडिकेट, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या कौन सा चीज इंडिकेट करती है प्लेसेंट, that placenta has separated from the uterus and ready for the expel। इनके इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो इंडिकेट करता है कि प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो गया यूट्रस से एंड रेडी टू एक्सपेल्ड है। बताइए कौन सा सेंटेंस है जो इंडिकेट करता है। ये कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, हाथ की एग्जाम में आया है, ओएमएसबी में आया है जुलाई मंथ में, और सऊदी एमओएच में आया है ये इसी मंथ अगस्त में। तो बताइए कौन सा सेंटेंस है ये चीज को इंडिकेट करता है कि प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो गया यूट्रस से। देखिए जब भी यूट्रस से प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो वहां पे ब्लड लीकेज होना लगता है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट यानी कि जो आंसर है वो होगा अपीयरेंस ऑफ ए गश ऑफ ब्लड, क्योंकि वहां पे ब्लड सीक्रेट होने लगेगा तो वहां पे ब्लड गश करेगा। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ए नर्स prepared to administer a vitamin K injection to a full-time neonate. The mother want to know the importance of the injection. Which of the following is the best nurse response to the mother question? Option देखिए, A, protect the infant from developing severe respiratory distress. Option B, help in maintain healthy gut and passage of meconium. Option C, acceleration the growth and development of infants. Option D, needed for blood clotting to prevent hemorrhage। क्वेश्चन है, एक नर्स है वो प्रिपेयर कर रही है विटामिन के एडमिनिस्टर करने के लिए, किसको,
फुल टाइम नियोनेट को, एक फुल टाइम नियोनेट को विटामिन के इंजेक्शन है प्रिपेयर कर रही है एडमिनिस्टर करने के लिए। मदर जानना चाहती है क्या इंपॉर्टेंस है इस इंजेक्शन का, विटामिन के इंजेक्शन देने के इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें पूछा है कि आगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट नर्स रेस्पॉन्स टू द मदर क्वेश्चन, यानी कि मदर इस क्वेश्चन का क्या रेस्पॉन्स देगी। इनकी मेन चीज है कि विटामिन के क्यों दिया जाता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन के इन द न्यूनेट। सऊदी एमओएच में आया था, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएचबी में आया, एमओपीएच में आया, एनएचआरए में आया है जुलाई मंथ में। तो विटामिन के क्यों देते हैं, विटामिन के देते हैं ताकि जो हेमरेज वगैरह है वहां पे क्लोटिंग बना के ब्लड को क्लोट करके हेमरेज को रोक सके। ठीक है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीड टू ब्लड क्लोटिंग टू प्रिवेंट हेमरेज। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ए नर्स केयर्स फॉर ए client with a epidural catheter for labor pain management and request additional medication. A student registered nurse anesthetist and SRNA responds and administer medication via the epidural catheter. Which action performed by the SRNA requires the nurse to stop administer of medication? ऑप्शन देखें, ए क्लींजिंग द पोर्ट विद अल्कोहल फॉर 15 सेकेंड्स, ऑप्शन बी ऑब्टेन ए नेगेटिव एस्पिरेशन इनटू ए सिरिंज, ऑप्शन सी एस्पिरेटिंग ब्लडी फ्लूइड इनटू द ए सिरिंज, ऑप्शन डी असेसिंग द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर। एक नर्स है वो केयर कर रही है क्लाइंट की जिसको क्या एपिड्यूरल कैथेटर लगा हुआ है लेबर पेन मैनेजमेंट के लिए, एंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडिशनल मैनेजमेंट की। उसको पेन मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी एपिड्यूरल कैथेटर लगा हुआ और साथ में वो एडिशनल मेडिकेशन के रिक्वायरमेंट कर रही है। ए स्टूडेंट स्टूडेंट रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेसिस्ट है, यानी SRNA फुल फॉर्म है स्टूडेंट रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेसिस्ट, वो रेस्पॉन्ड करती है एडमिनिस्टर मेडिकेशन वाया द एपिड्यूरल कैथेटर। उसने एक्चुअली एक मेडिसिन है एपिड्यूरल कैथेटर के थ्रू एडमिनिस्टर, वो रेस्पॉन्स करती है कि आपको मेडिसिन जा रही है, एपिड्यूरल कैथेटर के थ्रू मेडिसिन एडमिनिस्टर हो रही है। तो इसमें पूछा है विच एक्शन परफॉर्म बाय द SRNA रिक्वायर द नर्स टू स्टॉप एडमिनिस्टर ऑफ मेडिकेशन। कौन सी एक्शन है जो परफॉर्म करती है कि SNRA है रिक्वायर है नर्स टू स्टॉप द एडमिनिस्टर मेडिकेशन, स्टॉप करेगी मेडिसिन एडमिनिस्टर करने। कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है इस चीज को। सऊदी एमओएच के एग्जाम में आया है, ओएमएस भी में आया है, एमओपीएच में आया है, एनएचआरए में आया है जुलाई मंथ में। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए क्लींजिंग टू पोर्ट विद अल्कोहल फॉर 15 सेकेंड्स। ओके, ये सेंटेंस है जो इंडिकेट करता है कि रिक्वायरमेंट है उसको स्टॉप टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यू बॉर्न विद जॉइंटिस अंडर फोटोथेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स इंक्लूड इन द केयर ऑफ दिस इन्फेंट स्किन। ऑप्शन देखें, ए clean skin using warm water then apply body lotion, option B clean skin when cover the prevent irritation light, option C clean skin dry it well and avoid oily substance, option D use Vaseline on baby's skin to avoid dryness। एक नर्स है वो केयर कर रही है न्यू बॉर्न की जिसको जॉइंटिस है और वो अंडर फोटोथेरेपी है। ठीक है, फोटोथेरेपी के अंदर है जॉइंटिस की वजह से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स इंक्लूड ए केयर, नर्स है वो कौन सी केयर को इंक्लूड करेगी, फिटल की स्किन की केयर के अंदर क्या इंक्लूड करेगी। फिटल की स्किन है उसको केयर कैसे करेगी जब बच्चा फोटोथेरेपी में है,
ये पूछा है इसमें। कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, और ओएमएसबी में आया है जुलाई में। और डीएचए मिड वाइफरी में आया है अगस्त महीने में। तो बताइए स्किन की केयर के लिए क्या करेंगे। देखिए फोटोथेरेपी में जब भी बच्चा है, एक तो स्किन क्लियर होनी चाहिए, क्लीन तो होनी होनी चाहिए, प्लस ड्राई होनी चाहिए, और कुछ भी ऑयली सबस्टांस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि ऑयली होगा तो फोटोथेरेपी की वजह से हीट होगा, ऑयली सबस्टांस होगा तो ऐसे वाली कंडीशन में स्किन है बर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसी वाली कंडीशन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लीन स्किन, ड्राई इट वेल, अच्छे से ड्राई करेंगे एंड अवॉइड ऑयली सबस्टांस, कोई भी ऑयली सबस्टांस को अवॉइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। A primary Grevida client come to the clinic for her 36-week checkup. The nurse prepare for which test that is done at every prenatal visit. Prenatal visit. Option देखें, A laboratory draw to assess for anemia. Option B measure of capillary blood glucose. Option C fetal heart rate using Doppler. Option D fetal around ultrasound testing. प्राइमरी ग्रेविडा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी या प्राइमरी ग्रेविडा है, क्लिनिक में आती है रेगुलर चेकअप के लिए, 36 वीक के रेगुलर चेकअप के लिए आती है। तो नर्स है वो प्रिपेयर कर रही है टेस्ट के लिए। तो इसमें पूछा कि जब भी एवरी टेस्ट प्रीनेटल विजिट में, एवरी प्रीनेटल विजिट में कौन सा टेस्ट है जो किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेग्नेंट वुमेन का एवरी प्रीनेटल विजिट के अंदर कौन सा टेस्ट कर सकते हैं इनमें से, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, एंड साथ में सऊदी एमओएच की जो मिडवाइफ की एग्जाम होती है, मिडवाइफ फ्री की एग्जाम होती है, उसमें आया है। डीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है ये। हाथ की एग्जाम में आया है। ओएमएसबी में आया है जुलाई मंथ में। एवरी विजिट में हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, तो वो होगा फीटल हार्ट रेट यूजिंग डॉपलर। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फीटल हार्ट रेट यूजिंग डॉपलर। डॉपलर से फीटल हार्ट रेट को चेक करना, ये टेस्ट हम एवरी उसमें कर सकते हैं, एवरी विजिट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। A baby born at 38 weeks of gestational with birth weight is 1800 gram. Which of the following is the classification of this infant? इसमें following मिस हो गया है, ठीक है ना। ऑप्शन देखें, ए अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, ऑप्शन बी स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, ऑप्शन सी वेरी लो बर्थ वेट, ऑप्शन डी लो बर्थ वेट। बेबी बॉर्न हुआ है 38 वीक पे, ठीक है, कब हुआ है, 38 वीक ऑफ जेस्टेशन एज पे, उसका वेट है 1800 ग्राम। तो इसमें कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, इन्फेंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये पूछा है। सऊदी एमओएच के एग्जाम में है, डीएचए मिडवाइफरी के एग्जाम में है, एंड डीएचए के एग्जाम में है, हाथ के एग्जाम में ये पूछा गया था, एनएचआरए के एग्जाम में पूछा गया है जुलाई मंथ में, एंड कुवैत एमओएच के एग्जाम में आया ये इसी अगस्त मंथ में, इसी अगस्त मंथ में कुवैत एमओएच के एग्जाम में आया है। तो बताइए कैसे क्लासिफाई करेंगे। अब देखिए 38 वीक जेस्टेशनल एज पे बच्चा पैदा हुआ, ओनली 1800 ग्राम है, तो ये अंडर वेट है, ठीक है ना, बच्चे का वेट बहुत कम है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लो बर्थ वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। A client who is breastfeeding her newborn requests assistance from the lactation nurse. Which reflex does the nurse explain
in order to assist with latching on. ऑप्शन देखिए, ए swallowing reflex, ऑप्शन बी tonic neck reflex, ऑप्शन सी extrusion reflex, ऑप्शन डी rooting reflex। एक क्लाइंट है, वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है न्यूबॉर्न को एंड रिक्वेस्ट कर रहा है असिस्ट फॉर लैक्टेशन नर्स को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें विच रिफ्लेक्स डज द नर्स एक्सप्लेन, कौन सा रिफ्लेक्स है जो नर्स एक्सप्लेन करेगी इन ऑर्डर टू असिस्ट विद लैचिंग ऑन। ये बच्चा का जब वो पीता है तो कौन मिल्क लेता है, मिल्क सक करता है, तो ऐसे इस वाले कंडीशन में कौन सा रिफ्लेक्स वहां पे देखने को मिलता है, नर्स कौन सा रिफ्लेक्स है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेगी, ये पूछा है। सऊदी एमओएच, कुवैत एमओएच, डीएचए, हाथ और ओएमएस भी जुलाई में आया है। तो बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो कौन सा रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, वहां मिलता है रूटिंग रिफ्लेक्स। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग में रूटिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूटिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, when reviewing the previous shift record on of a 2 days old newborn, which of the following should alert the nurse that this newborn need special care? ऑप्शन देखिए, ए द अबगार स्कोर एट बर्थ वाज 3, ऑप्शन बी सिमेट्री ऑफ बेबिंस्की रेस्पॉन्स, ऑप्शन सी बर्थ वेट ऑफ 3200 ग्राम, ऑप्शन डी पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स। इससे पूछा कि व्हेन रिव्यूइंग, रिव्यू के दौरान प्रीवियसली शिफ्ट रिकॉर्ड ऑफ 2 days न्यूबॉर्न, एक बच्चा है, इनके कौन सा प्रीवियसली रिव्यू करने पे कौन सा जो प्रीवियस शिफ्ट का रिकॉर्ड है 2 दिन पहले का, न्यूबॉर्न ओल्ड 2 दिन पहले जो बच्चा बोर्न हुआ है उसका कौन सा रिकॉर्ड है। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलर्ट नर्स टू न्यू बोर्न नीड स्पेसिफिक केयर। इसमें मेन चीज ये पूछी कि जो सेंटेंस दिए गए हैं अपने पास, ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कौन सा बच्चा है जो जिसको मोर नीड की जरूरत है, स्पेशल केयर की जरूरत है, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है। तो किस बच्चे को सबसे ज्यादा स्पेशल केयर की जरूरत होगी, स्पेशल केयर की जरूरत कौन से न्यूबॉर्न को होगी, उस बच्चे को जिसका अपगार स्कोर ओनली 3 था एट बर्थ पे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अपगार स्कोर एट बर्थ वाज 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ए नर्स केयर फॉर ए लेबरिंग client who receive epidural anesthesia for pain management, which assessment data 30 minutes after placement prompt the nurse to notify the anesthesia provider। ऑप्शन देखिए, ए क्लाइंट अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट पेडल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी क्लाइंट रिपोर्ट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑप्शन सी टेम्परेचर ऑफ 100.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी ब्लैडर डिस्टेंशन। एक नर्स अब केयर कर रही है लेबरिंग क्लाइंट की। ठीक है, जो रिसीव जिसको क्या चल रहा है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया चल रहा है फॉर पेन मैनेजमेंट। एनेस्थीसिया किसके लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए। विच असेसमेंट, यानी कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया स्टार्ट करने के 30 मिनट के बाद, ठीक है ना, 30 मिनट के बाद असेस करती है कि प्लेसमेंट प्रॉम्प्ट द नर्स नोटिफाई द एनेस्थीसिया प्रोवाइड्स, इनके कौन सी चीज है जो नोटिस करने लायक है 30 मिनट के बाद, उसके असेसमेंट में, असेसमेंट के अंदर कौन सी चीज है जो नोटिस करने लायक है, कि कौन सी चीज है, कौन सा ये ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस है जो इंडिकेट करता है कि हमें जो एनेस्थीसिया जिसने दिया है, एनेस्थीसिया प्रोवाइडर है, उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है, नोटिफाई करना जरूरी है। सऊदी एमओएच में आया है, ये कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है जुलाई मंथ में।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्लाइंट रिपोर्ट टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यदि बच्चे पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ऐसी वाली कंडीशन में एनेस्थीसिया प्रोवाइडर को नोटिफाई करना जरूरी है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर जैसे कि हर क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको देता हूँ, तो इसका आंसर नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में आपको दूंगा। आप सभी ने कमेंट करना है, इसका सभी कमेंट करिए आपके इसका सही आंसर क्या होगा, एंड मैं तो नेक्स्ट क्लास में दूंगा ही दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माई क्लास, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या कोई प्रोसेस करवाना है, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग करवाना है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज करिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। ओके, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।